नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मौलिक अधिकार देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चनों की भी सीरीज मैंने बराबर चला रखी है, तो क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो देखो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। फिर मौलिक अधिकारों के बाद में हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और फिर मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो ये पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो देखो मौलिक अधिकारों के बारे में ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों मौलिक अधिकार होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है, क्या चीज़ है मौलिक अधिकार। तो देखो कुछ ऐसे अधिकार किसी भी देश की सरकार है वो अपने नागरिकों को देती है, और विदेशी नागरिकों को भी कुछ ऐसे अधिकार देती है जिसको वो सरकार उन नागरिकों से छीन नहीं सकती है वो अधिकार। अब बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लो भारत के संविधान ने मुझे कोई संघ बनाने का अधिकार दिया है, मान लो कोई एनजीओ बनाने का अधिकार दिया गया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम बना सकते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। और मान लो वो गरीबों की मदद के लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहता हूँ, तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। तो ठीक है, तो देखो ये सब अधिकार, मान लो ये अधिकार मुझे सरकार ने दे रखा है, तो सरकार मुझसे ये अधिकार छीन नहीं सकती है। अब बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लो, मान लो भारत के संविधान ने हमको ये राइट दिया है कि हम भले ही मान लो आप यूपी में पैदा हुए हैं पर आप बेंगलोर में बसना चाहते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में दिया गया है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, रह सकते हैं, या वहाँ पे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें, आपको अधिकार दिया गया है तभी तो आप वहाँ पे बच सकते हैं। मान लो कि अधिकार ये ना होता तो आप यूपी में पैदा हुए हैं तो हो सकता हो कि बेंगलोर में नहीं बच सकते हैं। और आप मान लो एक किसी सॉफ्टवेयर सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है कि आप कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य कर सकते हैं, बशर्ते वो भारत के संविधान और भारत के कानून का उल्लंघन ना करता हो। आप बात को समझ रहे हैं? तो देखो मौलिक अधिकारों को हिंदी में कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फंडामेंटल राइट और हिंदी में कहा जाता है मौलिक अधिकार। देखो एक होता है नेचुरल अधिकार, मतलब प्राकृतिक अधिकार होता है। प्राकृतिक अधिकार हमें कोई मतलब प्राकृतिक अधिकार एक तरह से आप इस तरह का अधिकार समझ लो कि वो कोई देश की सरकार हमको नहीं देती है। वो जैसे ही हमारा जीवन चालू होता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो कुछ अधिकार हमारे प्राकृतिक होते हैं। अब बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लो कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, तो वो जैसे ही पैदा हुआ है वो सांस लेने का उसको अधिकार मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? ठीक है, वो जैसे ही वो नवजात शिशु जन्म ले रहा है तो सांस उसकी चलने लग रही है। तो इसका मतलब क्या है? सांस लेने का जो अधिकार है, जो इस कोई भी बालक इस दुनिया में आने के बाद वो सबसे पहले कुछ अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो वो होता है नेचुरल राइट। नेचुरल राइट मतलब समझ रहे हो? नेचुरल राइट हमको ऑटोमेटिकली मिलते हैं और कोई भी सरकार हमको ये प्रदान नहीं करती है, ये हमारा ऑटोमेटिक राइट है। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अब मान लो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट का मतलब है कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भारत की सरकार ने आपको ये अधिकार दे दिया है। ठीक है, नौकरियों जॉब्स में आपको जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब में आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर एट द एंड, है ना, आप जो है जॉब जब लग रही है आपकी तो आप जॉब कर रहे हैं, तो ये भी आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो ये सब चीज़ें, इन्हीं को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट सुनो, मौलिक अधिकारों को कोई भी मतलब सरकार जो है छीन नहीं सकती है। छीनने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अब इसमें समय समय पर कुछ न कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस का मतलब है, मैं अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि मौलिक अधिकारों को कोई भी संसद या कोई भी सरकार संसद के माध्यम से किस प्रकार से सीमित कर सकती है, किस प्रकार से कम कर सकती है। अब बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो किस प्रकार से कम कर रही है, तो शुरुआत में तो सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मौलिक अधिकार को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ना ही सीमित कर सकते हैं। पर समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मौलिक अधिकारों को आप कम कर सकते हैं, बशर्ते संविधान की मूल भावना के खिलाफ ना हो। संविधान की मूल भावना क्या है? जैसे भारत की प्रस्तावना है, एकता है, अखंडता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है, राजनीतिक न्याय है। तो ये सब आप समझ रहे हो कि मतलब जो भारत की प्रस्तावना में जो एक तरह से क्रक्स है, भारत की प्रस्तावना क्या है? भारत के संविधान निर्माताओं के दिमाग, भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग की कुंजी है। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार भारत के किसी भी संविधान के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट चेंज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वायलेट्स द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन दैट देन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल नॉट वर्क। मतलब इस तरह का संविधान संशोधन फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ है। अब हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ पर आएगा। देखो मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम कहाँ पर प्रयोग किया गया था? तो 1215 में एक मैग्ना कार्टा आया था इंग्लैंड में। मतलब एक तरह से ये लैटिन भाषा में लिखा गया था। तो लैटिन भाषा में लिखकर एक तरह से ये भारत के इंग्लैंड में व्यक्ति के कुछ अधिकारों का वर्णन किया गया था 1215 में। तो इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। अब बात को समझो। अब मैग्ना कार्टा क्या चीज़ होती है, एक उदाहरण से समझना। ठीक है, मान लो कि जब आप छोटे थे और आपके लिए आपने कोई जिद की अपने पेरेंट्स से कि आपने कहा कि हमारे लिए आप साइकिल लाइए। ठीक है, आपके पेरेंट्स इस बात को नहीं मान रहे हैं कि हम साइकिल आपको देंगे। ठीक है, बात को आप समझना ध्यान से। ठीक है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम आपको साइकिल नहीं देंगे। आप अपने जिद पे अड़े हुए हो कि मुझे साइकिल चाहिए किसी भी हालत में। तो क्या होता है, थोड़े दिन आप बोलते नहीं हो, थोड़े दिन आप खाना नहीं खाओगे। तो होता क्या है कि जब आप अपनी जिद पे पकड़ लेते हो तो पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है चलो हम इसकी जिद पूरी कर देते हैं, साइकिल दिला देते हैं। तो पेरेंट्स ने कहा आपसे कि हम आपको ये साइकिल चलो दिलाएंगे, कोई बात नहीं, हम आपको साइकिल दिलाएंगे पर उसको चलाना सही तरीके से। ठीक है, तो वो साइकिल दिलाने का जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि का मतलब समझ रहे हो? एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपका मतलब उस समय एज ए मतलब आप समझो कि बचपन में वो साइकिल आपको जो खुशी दे सकती है वो आपको जवानी में वो मर्सिडीज या BMW वो खुशी नहीं दे सकती है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मतलब साइकिल दिलाने का जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए जीवन बदलने वाला स्टेटमेंट है। आप बात को समझे या नहीं समझे? तो मैग्ना कार्टा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, या जो एक ऐतिहासिक चीज़ होती है, जो एक मतलब ऐतिहासिक है, जो मतलब उससे पहले कभी हुआ ही नहीं है ऐसी चीज़। आप बात को समझे कि नहीं? उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1215 में एक स्टेटमेंट लिखा गया एक कागज़ में लैटिन भाषा में कि कुछ व्यक्ति के अधिकार होते हैं इंग्लैंड में, और ये कहा गया कि ये जो अधिकार हैं ये व्यक्ति को मिलने चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि 1215 जो ईयर था वो किस तरह का ईयर था? वो एक तरह से दासों का मतलब एक तरह से कॉलोनियल ईरा चल रहा था। कॉलोनियल ईरा का मतलब है कि गुलाम बनाने का ईरा चल रहा था 1215 ईस्वी में। 1200 के आसपास का जितना भी सन था हर जगह दास गुलाम लोग रखने की प्रवृत्ति चलती थी। तो जब एक गुलाम एक मान लो गुलाम एक किसी मालिक का बोझ ढो रहा है और उसके बारे में ये कहा गया कि हम आपको कुछ व्यक्तिगत अधिकार देंगे जो आप कभी, जैसे मान लो कि मालिक कह रहा है कि ये काम करिए आप, पर गुलाम काम कर करके थक चुका है, उसको भी रेस्ट चाहिए, उसकी भी एक बॉडी है, उसको भी आराम चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो कुछ हर व्यक्ति के अधिकारों का वर्णन किया गया, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। और ये कहाँ कहा गया था? इंग्लैंड में कहा गया था। ठीक है,
तो 1215 में मैग्ना कार्टा का उल्लेख किया जाता है इंग्लैंड में, और लैटिन भाषा में कहा जाता है। शुरुआत में तो इसको जो ये लैटिन भाषा में जो ये अधिकार लिखे गए थे, इसको वहाँ के राजा ने एक मजाक के रूप में लिया, पर बाद में इसको लागू भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये है व्यक्ति के अधिकार। ठीक है, अब जो व्यक्ति के अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं वो मैं आने वाले इसमें बताऊंगा, और आने वाले वीडियो में मैं पूरे मौलिक अधिकार पूरे कराऊंगा, 12 से 35 तक के जितने अधिकार है वो कराऊंगा, तो उससे आपको पूरे मौलिक अधिकार क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को आगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो देखो भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, इसका भाग कौन है? भाग है 3, और आर्टिकल कितना है? 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, इस भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। अब भारत का मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? भारत के लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला एक ऐतिहासिक पत्र, जिसको रिटर्न स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक संरक्षण दिया गया था, और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मतलब अमेरिका से लिया गया है। मतलब अगर कोई पूछे कि जो भारत के जो मौलिक अधिकार है तो ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रॉम विच कंट्री फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन, तो फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वी हैव टेकन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका मतलब आपका मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका में क्या है, हम देखो मौलिक अधिकार जो अमेरिका में दिए गए हैं वो उनको निरंकुश दिए गए हैं, मतलब उसको वहाँ की अमेरिका की सरकार बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती है, जैसे भारत की सरकार नहीं कर सकती, निरंकुश है। ठीक है, निरपेक्ष है और आत्यांतिक है। अब देखो एक पॉइंट सुनो, भारतीय संसद आर्टिकल 368 के तहत भारतीय नागरिकों को भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है। ये बात आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कांट चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और तुम बाकी चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है तो ठीक है। चलो अब इसमें आगे देखते हैं। तो अब देखो बात को समझो कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अमेरिका तुम्हारा जो ब्रिटेन में दिया गया है फंडामेंटल राइट, उसका अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा का उल्लेख कहाँ किया गया था? तो देखो एक था बिल ऑफ राइट्स 1689 में ब्रिटिश नागरिकों को कानूनी तौर पे दिया गया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 12 क्या बोलता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। अब बात को समझो कि राज्य क्या चीज़ है। जैसे भारत की सरकार ने हमको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि हम जो है कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी संघ बना सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कहीं भी बच सकते हैं, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, तो ये हमें किसने दिया? राज्य ने दिया है। और अगर राज्य मेरे साथ कोई भेदभाव करता है, हमें जाने से रोकता है, तो हम राज्य के खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, बात को समझे कि नहीं? अब मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई जॉब्स देने में भेदभाव कर रहा है, तो एक तरह से वो क्या हुआ? एक तरह से राज्य हुआ। मान लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो उसमें नाम नहीं, कोई भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आजकल तुरंत कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। ठीक है, मान लो एक ए कंपनी है, ठीक है, इसमें ए मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किसी आदमी को
मान लो 2 लोग हैं, उनमें नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। जो ये ए ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन 2 लोगों के बीच में भेदभाव करता है, ठीक है। तो भेदभाव करता है, तो जिसके साथ भेदभाव हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि इस राज्य ने मेरे साथ भेदभाव किया है। तो राज्य कौन है? ये ए कंपनी है, समझ रहे हो? तो मतलब इस तरह से राज्य ये होते हैं। अब देखो राज्य में कौन कौन से आते हैं, देखो जैसे भारत, जैसे केंद्र सरकार, ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार हो गई, भारत की संसद हो गई, ठीक है, राज्य की सरकार हो गई, ये राज्य की सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार के विधायकों को प्रभावित करने वाली सरकार, ठीक है, और कौन सी है? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक है, पंचायत, जिला बोर्ड, ठीक है, सुधार न्यास, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। एल आई सी ये भी राज्य होगी, ONGC है ये भी राज्य होगी। तो ये जितने डिपार्टमेंट है ये सब राज्य होंगे, राज्य की परिभाषा में यही आता है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 13 देखते हैं क्या है। आर्टिकल 13 कहता है कि जो मौलिक अधिकारों को कम करने वाली कोई भी विधि होगी जिससे मौलिक अधिकारों को मतलब छीना जाएगा जनता से, तो वो विधि कहा गया है कि वो कोई भी विधि शून्य होगी, मतलब मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? देखो यही लिखा है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब है मतलब कम करना या न्यून करना या मिनिमाइज करना, ठीक है, तो मिनिमाइज करना, तो ये सब जो भी विधि होगी, प्रोसेस होगा, तो वो शून्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 12 था और ये आर्टिकल 13 था। अब देखो मूल रूप से जो हमारे आर्टिकल तुम्हारा अपना संविधान था, उसने हमको 7 मूल अधिकार दिए थे, ठीक है। तो अब वो 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे, ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो 7 मूल अधिकार ये कौन कौन से हैं। देखो पहला मूल अधिकार कौन सा है? पहला है समता का अधिकार। ये है आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। समता का अधिकार हो गया, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल कौन सा है? 19 से 22। आज मैं बेस बना दूंगा जिससे आने वाले वीडियो में बहुत जल्दी से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चीज़ें बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए हो? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो है आर्टिकल 23 और 24, ठीक है। अब देखो चौथा हमारा जो मूल अधिकार दिया गया है, चौथा कैटेगरी, तो वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस से 28, ठीक है। तो इसको देखो इंग्लिश में क्या कहा जाता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। उसके बाद देखो संस्कृति पे शिक्षा संबंधी उपचार।
इंग्लिश में कहा जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, उसके बाद देखो 6 है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31। ठीक है, और 7 है, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो देखो ये 7 आपके दिए गए थे मूल अधिकार। तो सबसे पहले है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा है संपत्ति का अधिकार और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें जो संपत्ति का अधिकार था ये पहले हमारा मूल अधिकार था। अब ये हटा दिया गया मूल अधिकारों से और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। और अब ये कहाँ डाल दिया गया है? 300 का में डाल दिया गया, 300 का मतलब 300 ए नंबर आर्टिकल में डाल दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया ये बात को समझो। एक बात बताओ कि अगर जैसे मान लो किसी फैमिली का मुखिया है और उसने सब बच्चों से कह दिया कि हम तुमको सबको एक एक, मान लो उसका 4 बच्चे हैं और उसका घर एक ही है, और वो कह रहा है अपने बच्चों से कि तुमको हम एक एक घर दे देंगे। ठीक है, मतलब घर क्या दे देंगे, उसने उनको अधिकार दे दिया कि तुमको सबको घर लेने का एक अधिकार है, पर उसके पास है एक ही घर। तो क्या करेगा वो? चारों भाइयों में झगड़ा होने लगेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हम? ऐसे ही भारत की सरकार ने कह दिया संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, पर भारत की सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको घर दे सके इस समय। तो भारत के सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो भारत की सरकार ने कहा कि मूल अधिकार अगर हो जाएगा तो लोग अपने अपने मकान मांगने के लिए कोर्ट चले जाएंगे। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? लोग कहेंगे कोर्ट से इस मौलिक अधिकार को वो करवा लेंगे, कि कहेंगे लोग जाएंगे कोर्ट और कहेंगे कि जज साहब देखिए मौलिक अधिकार, ये हमें संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, मतलब जो प्रॉपर्टी का जो राइट है हमारा इज़ द फंडामेंटल राइट, एंड आप जो है हस्तक्षेप करके हमें सरकार से मकान दिलाइए। अब सरकार के पास मकान है ही नहीं, इतने देगी कहाँ से? तो सरकार क्या करती है? सरकार करती है कि इसी मौलिक अधिकार से हटा के इसको कानूनी लॉ बना देती है। मतलब अब तुमको कानून के हिसाब से मकान खरीदने का अधिकार है, पर वो मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब मीन्स इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट that government will try to give every person household, but it is not the foundation on the government। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये कुछ मूल अधिकार है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में हम एक एक आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है मौलिक अधिकार में, कौन कौन सा आर्टिकल 14 कौन सा है, 15 कौन सा है, 16 कौन सा है, 17 कौन सा है। तो ये सारे आर्टिकल हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ डालेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आपको इतना डीप में पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी वनडे एग्ज़ाम तो आपका आसानी से निकलना चाहिए, और आपको थोड़ी मेहनत के साथ में आरओ EPCS के एग्ज़ाम आपके निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।